हेलो दोस्तों, मैं पूजा गुप्ता आप सबका स्वागत करती हूं अरोरा आईएएस की टीम की तरफ से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम यहां पे क्या करते हैं, हम यहां पे अपने जो हमारा करंट अफेयर है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं पूरे साल का। ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं कि हम यहां पे 2022 का जो अप्रैल महीने से लेकर 2022 तक यानी दिसंबर महीने तक हम कंप्लीट कर रहे हैं पूरा। तो अभी तक हमने और भी कई टॉपिक इसके कर चुके हैं, अब कुछ ही टॉपिक बचे हुए हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस को। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें बताया गया है कि विष्णुगढ़ में पीपल कोटी क्या है, जल विद्युत परियोजना है। पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, तो फर्स्ट ये आपको क्वेश्चन आएगा कि ये कहाँ पे है, तो ये है उत्तराखंड पे। और ये क्या है, ये हाईलाइट इसलिए है क्योंकि कुछ वहां के जो स्थानीय लोगों ने क्या किया है कि शिकायत की है। उनका कहना है कि इस जो जल विद्युत परियोजना है इसकी वजह से वहां पे पर्यावरण की क्षति हो रही है। तो सरकार ने कहा ठीक है, हम आपकी बात को सुनेंगे और उसके लिए एक जांच की बात की जा रही है। जो ये परियोजना है ये विश्व बैंक की हेल्प से बन रही है। और कहाँ बन रही है, उत्तराखंड में। किस नदी पे बन रही है ये भी जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ अलकनंदा जो नदी है उस पे बन रही है। तो आपको पता ही है कि जब अलकनंदा और भागीरथी जब ये दोनों ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं तब जाके क्या होता है, गंगा का निर्माण होता है। तब इसके संगम के साथ जब गंगा बहती है जो धारा, उसको हम क्या कहते हैं, गंगा कहा जाता है। तो अब हमारे लिए अलकनंदा जो नदी है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये क्या है, ये गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक हो गई है। उत्तराखंड में क्या है, सतोपथ ग्लेशियर है। और सतोपथ ग्लेशियर कहाँ पे है, तो बद्रीनाथ से, जो बद्रीनाथ वाला वो है, क्या नाम है, पीक है, पहाड़ है, जो पर्वत है वहां पे, वहां से एक सतोपथ ग्लेशियर है, वहां से ये नदी फ्लो करती है। और फ्लो करते हुए जब ये क्या करती है, भागीरथी से जिस पॉइंट पे ये मिलती है, जैसे कि यहाँ से ये है बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ से ये निकल के आ रही है अलकनंदा। इधर है गंगोत्री, तो गंगोत्री से गंगा जिसका पहले नाम क्या है, भागीरथी। ये दोनों जिस प्रयाग पे यहाँ मिलती हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम देव प्रयाग कह रहे हैं। तो यहाँ लिखा है ना, तो ये 5 प्रयाग जो होते हैं, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ठीक है, रुद्र प्रयाग, तो ये आपको जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि कौन सा प्रयाग बनाते हैं, कौन सी, अलकनंदा और भागीरथी मिलकर देवप्रयाग बनाते हैं। इसके बाद की जो धारा होती है वो क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। इसकी कुछ सहायक नदियां भी है, मंदाकिनी, नंदाकिनी और पिंडार। ये क्या है, ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसके अलावा इस पे कई सारे, जो बद्रीनाथ है वो अपने में ही एक हिंदू तीर्थ स्थल है। ठीक है, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ हो गया। उसके बाद कुछ तप्त कुंड भी है, यहाँ पे जल कुंड भी है, जिसको किसकी नदी के किनारे, अलकनंदा नदी के किनारे पे। तो आपको इतनी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सतोपथ जो ग्लेशियर है वो क्या है, वो एक त्रिकोण में है और उसके साथ में ही क्या है, एक सतोपथ झील भी है। और इसके बारे में नहीं जानने की जरूरत है। और कहा जाता है कि ये त्रिकोणीय झील जो है किस चीज को बेस है, भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव जी के नाम पे इनको त्रिकोण में करके क्या रखा गया है, इनका नाम सतोपथ झील रखा गया है। जो पंच प्रयाग है वो कहाँ, उत्तराखंड में हमें देखने को मिलते हैं। इसको 5 नदियां अलकनंदा में जब विलीन हो जाती है, मतलब लास्ट, एक तो स्टार्टिंग भी अलकनंदा से होती है, उसके साथ ही ये 5 नदियां क्या हो जाती है, अलकनंदा में विलीन हो जाती हैं। देखो, सबसे पहले जब यहाँ से बद्रीनाथ से सतोपथ ग्लेशियर से जब हमारी अलकनंदा निकलती है तो इधर से एक विष्णु धौली नाम की क्या नदी आती है और ये मिल जाती है। तो ये क्या, धौली गंगा जब नदी मिलती है तो ये क्या बनाती है, ये विष्णु प्रयाग बनाती है। जो जोशीमठ वाला जो एरिया है, जो अभी क्या है, खबरों में है, वो भी इस विष्णु प्रयाग के पास ही है। तो सेकंड में क्या होता है, ये फर्स्ट प्रयाग हो गया। सेकंड प्रयाग होता है कि कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, नंदाकिनी नदी इधर से आएगी और यहाँ मिलेगी, तो ये क्या बन जाएगा, नंद प्रयाग। फिर इधर से पिंडर प्रयाग नदी आएगी और क्या बन जाएगा, कर्ण प्रयाग। और ऐसे ही करते करते जब इधर से मंदाकिनी आएगी तो और भागीरथी के साथ में मिलेगी तो वो क्या बन जाएगी, देव प्रयाग बन जाएगी। तो आई होप गाइज आपको 5 प्रयाग पता चल गए होंगे। इससे पहले विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग भी बनते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये कुछ डायग्राम्स में भी दिखाया गया कि कैसे कैसे आ रही है।
ये जो उसके अलावा एक और बांध है टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा, ये जो मतलब बनाया जा रहा है ना पीपल गोडी जो जल विद्युत परियोजना है, किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, मतलब एक कंपनी है, उसके द्वारा ये क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। और ये जो कंपनी है ये केंद्र के स्वामित्व वाली कंपनी है, मतलब केंद्र सरकार के अधीन है, उसके ऑनरशिप उनके पास में है। और ये परियोजना आपको बता दिया कि विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। इसके अलावा आपको हमारे यहाँ पे ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। उत्तराखंड में इसके अलावा भी कई सारी जल विद्युत परियोजनाएं एक नजर आपको डालने की जरूरत है, जैसे कि टिहरी चरण हो गया, तपोवन विष्णुगढ़, विष्णुगढ़ पीपलकोडी, सिंगोली, उसके बाद फटा भुआय और मध्य महेश्वर और काली गंगा। तो ये क्या है, ये जो इतनी सारी जल परियोजनाएं हैं ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। भारत के संशोधित एनडीसी, तो ये एनडीसी क्या है, एनडीसी क्या है, जब कोप 17 हो रहा था तो उस टाइम पे क्या कहा गया था कि उस टाइम पे कहा गया था कि सरकार स्वयं अपने आप से ही कुछ लक्ष्य निर्धारित करेंगे, किसकी, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, ग्रीन हाउसेस गैस है उसके एमिशन को कम करने के लिए। तो हमने क्या किया, जो हमने 2015 में पेरिस क्लाइमेट चेंज जब COP 21 का मीटिंग हुआ था वहां पे कुछ हमने एनडीसी रखे थे, उसको हमने संशोधित कर दिया है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले उत्सर्जन तीव्रता, उसमें क्या किया है, हमने कहा था कि 2005 के लेवल पे जो हमारा एमिशन है उसकी इंटेंसिटी को हम क्या करेंगे, उसकी उत्सर्जन तीव्रता को हम कम से कम 45% की कमी करेंगे। अब जो उत्सर्जन तीव्रता है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि एक जीडीपी की एक इकाई उत्पन्न करने के लिए हमने कितना ज्यादा कार्बन का एमिशन किया है उसको हम क्या कहेंगे, उत्सर्जन तीव्रता कहते हैं। और इसमें हमने कितनी कमी लेके आनी है, इसमें हमने 30 से 35% की कमी लेकर आनी है। मतलब पहले 30 से 35 था, अब कितना कर दिया हमने, 45% कर दिया है। उसके अलावा विद्युत उत्पादन, हमने क्या कहा है कि वर्ष 2030 तक स्थापित क्षमता का हम कम से कम जो 50% जो हमारा क्या होगा, 50% जो हमारे वो एनर्जी होगी वो नॉन फॉसिल फ्यूल से प्राप्त करेंगे हम। और वर्तमान में कितना कर दिया हमने, 40% का लक्ष्य रख दिया है। अन्य एनडीसी क्या है आगे, तो हमने 2030 तक क्या किया है, गैर जीवाश्म क्षमता वाले विद्युत को इतना 500 गीगावाट कर दिया है। उसके अलावा 2030 तक हम 1 कार्बन टन, मतलब पहले क्या था, जो जितना कार्बन हो रहा था उससे 2.5 से 3 बिलियन टन को कार्बन को हम सिंक बनाने वाले थे, मतलब कार्बन सिंक बनाने वाले थे कितना, 2.5 से लेके 3 बिलियन टन का। अब उसमें क्या करेंगे, 1 बिलियन टन और ऐड कर दिया, मतलब हम 4 से 5 बिलियन टन तक पहुंच गए हैं। उसके अलावा हमने 2070 में क्या रखा है, शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। तो देखो क्या किया था, पहले क्या था 2015 में जो हमारा कार्बन एमिशन हो रहा था उसको हम 30 से 35% कर रहे थे, अब क्या कर दिया है, अब हमने उसको 45% कर दिया है। ये 2005 के लेवल पे है, मतलब बेस ईयर 2005 माना हुआ है, और पूरा कब तक करना है, 2030 तक। उसके बाद क्या किया है, जो नॉन फॉसिल फ्यूल से हम लोगों ने कहा है कि हम एनर्जी जनरेट करेंगे, वो पहले कितना था 40%, उसको बढ़ा के हमने क्या कर दिया 50% कर दिया है। इसके अलावा था जो कार्बन सिंक है 2.5 से 3 बिलियन टन का था, और उसमें हमने एक ऐड कर दिया है, ठीक है। और उसके अलावा हमने शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य भी रखा है। तो गाइस शुद्ध शून्य उत्सर्जन क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जितना हम कार्बन उत्सर्जित करेंगे उतना ही काम क्या कर देंगे, उतना ही हम उसको क्या कर देंगे, सिंक बना के उसके अंदर दबा भी देंगे, मतलब कि जितना उत्पन्न किया उतना ही उसको स्टोर भी कर लेंगे, तो मतलब कोई भी कार्बन का एमिशन हुआ ही नहीं। ये हो गया। अब मैंने आपको बता दिया शुद्ध कार्बन वो क्या होता है, ये सब हो गया, ठीक है। ये अपने आप अगर चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य पर, मतलब कि हमारी जो वायु गुणवत्ता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसका हमारे हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, यहाँ वो बताया गया है। तो जो एयर क्वालिटी और हेल्थ इन सिटीज, ये क्या है, ये इन
इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है कि हमारी एयर क्वालिटी और हमारा स्वास्थ्य, इसके बारे में एक रिपोर्ट में बताया गया। तो ये रिपोर्ट क्या कह रहा है ये जानते हैं, ठीक है। तो इसने कहा है कि अध्ययन में क्या पाया गया कि दो प्रमुख वायु गैसें हैं। कौन कौन सी वायु गैस बताई गई है? इसमें दो प्रमुख गैस बताई गई है, फाइन पर्टिकुलर मैटर मतलब PM 2.5 है वो, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है ये क्या किया, इसके आधार पर शहरों को रैंकिंग दी गई है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो ये आई है रिपोर्ट आई है वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य, ये जो रिपोर्ट आई है इसके तहत किन दो प्रमुख गैसों को लिया गया है, तो अब आपको पता होना चाहिए PM 2.5 और NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड को हमने लिया है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर, ये भी क्या है, दुनिया भर में वायु की गुणवत्ता को मापने के लिए एक क्या है, एक पहल की गई है हमने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर के नाम से। अमेरिका स्थित हेल्थ इम्पैक्ट इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्युएशन के ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज प्रोजेक्ट के तहत क्या किया है, नागरिकों को, छात्रों को, सबकी सहभागिता और जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ये क्या किया गया है, चलाया गया है। अब हम जानते हैं कि PM 2.5 जो स्तर है वो कितना है। तो इसमें कहा गया है कि शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों की सूची में जो कलकत्ता है और दिल्ली है वो क्या है, टॉप पे है। मतलब दिल्ली जो है फर्स्ट नंबर पे और कोलकाता जो है वो सेकंड नंबर पे। किस गैस के मामले में? PM 2.5 के मामले में। वायुमंडलीय 2.5 वायुमंडलीय कण है, इसका व्यास कितना, मतलब जो 2.5 लिखा हुआ है 2.5 उसके व्यास को दर्शाता है कि वो जो पर्टिकुलर मैटर है या फिर जो गैस है वो कितनी बारीक है, वो 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम है, मतलब एक बाल से भी बहुत ज्यादा बारीक। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा फाइन है, तो इस वजह से क्या होगा कि ये हमारे लिए और ज्यादा जोखिम का कारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अगर यूपीएससी का पेपर देखा होगा तो 2022 में ही ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है PM 2.5 से, ठीक है। उसमें पूछा गया कि ये क्या होता है, ये हमारे शरीर के अंदर घुसकर हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो हाँ, हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या हमारे मुंह में अंदर ये गैस या फिर ये प्रदूषक जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे शरीर या ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकता है। NO2 का स्तर क्या है? NO2 में पाया गया कि भारतीय शहर शीर्ष 10 और शीर्ष 20 प्रदूषक शहरों की सूची में आया ही नहीं। मतलब यहाँ शायद स्थिति अच्छी बताई जा रही है। और ये कैसे पैदा होता है NO2? आपको पता है ये NO2 से भी क्वेश्चन आया था कि एसिड जो हमारा वो एसिड रेन होता है वो किससे होता है, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से होता है। तो इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया जैसे पुराने वाहन हो गए, बिजली के संयंत्र हो गए, औद्योगिक सुविधा और आवासीय खान वगैरह हो गया, इन सब चीजों से हमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलते हैं। कच्छल द्वीप पर मैंग्रोव आवरण में कमी। कच्छल द्वीप है जिसमें क्या कहा गया है, जिसमें नासा ने एक अध्ययन किया है और बताया है कि वहां पे जो मैंग्रोव का आवरण है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब हम जानते हैं इस द्वीप के बारे में, ठीक है। तो इस अध्ययन में पता चला है कि पिछले 2 दशक में वैश्विक स्तर पर मैंग्रोव जो है वो किस तरीके से किस हद तक कम हो रहे हैं, ठीक है। आपको पता ही है कि जो बजट 2023 आया हुआ है उसमें भी मैंग्रोव्स के लिए कितना काम किया जा रहा है, और मैंग्रोव्स के लिए जैसे मिस्टी योजना भी उसके लिए लेकर आया गया है। सॉरी गाइस, मैंग्रोव, तो मैंग्रोव क्या होते हैं, ये उष्ण कटिबंधीय पौधे होते हैं, ठीक है, जो कि दलदल में या खारे पानी में या समय समय पर आने वाले ज्वार इत्यादि से जलमग्न क्षेत्र में ये क्या होते हैं, उगते हैं। मतलब दलदली एरिया में उगते हैं। एक तरह से इनको ये किसके तहत आते हैं, ये आर्द्र भूमियों के तहत आ सकते हैं। जैसे मतलब इकोटोन होते हैं, ये हो गया, ये लैंड हो गया हमारा, और ये क्या हो गया, ये पानी वाला एरिया हो गया। तो ये वाले एरिया में जो भी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वनस्पति होगी, जो भी यहाँ पे पेड़ पौधे होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम मैंग्रोव कहेंगे। और ये क्या है, ये जल है, कौन सा, ये जल हो सकता है नदियों का भी हो या हो सकता है समुद्र का भी हो, झील का भी हो। इस वजह से हम कहते हैं जो मैंग्रोव्स है वो कहाँ, खारे और मीठे दोनों पानी में हो सकते हैं। इनकी कुछ विशेषता होती हैं, ये लवणीय वातावरण को पसंद करते हैं। मतलब अगर समुद्र के पास है तो लवणीय होंगे ही होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन की न्यून मात्रा, अब देखो, क्योंकि ये जो पेड़ उगते हैं कहाँ होते हैं, ये धरती पे तो है नहीं, मिट्टी के अंदर तो है नहीं, ये कहाँ होते हैं, ये पानी में होते हैं। तो इस वजह से ये अपनी जड़ों को बाहर निकालते हैं। मतलब इनकी, अब कभी भी देखोगे जो मैंग्रोव वाले पेड़ होंगे वो कैसे होंगे, ऐसे
ऐसे इनकी जड़ें ऊपर की तरफ होगी, क्या करते हैं ये पानी से बाहर निकल के सांस लेते हैं ऑक्सीजन के लिए, तो ये ऑक्सीजन की निम्न मात्रा का यूज करते हैं और जो कार्बन उत्सर्जन है वो शून्य के बराबर है। इसी वजह से सांस लेने के लिए जो इनकी जड़ें ऐसे निकली हुई है, इसी वजह से इनकी जड़ों को क्या कहा जाता है, इनकी जड़ों को न्यू मेटोफोर कहा जाता है, न्यू मेटोफोर के नाम से जाना जाता है इसके, ठीक है। इसके अलावा विविपोरस होते हैं, क्यों, क्योंकि ये अपने जो विविपोरस कौन से होते हैं, बीज मूल वृक्ष से जुड़े रहते हैं जब तब तक कि ये अंकुरित ना हो जाए। मतलब कि जो बीज होते हैं, ऐसा नहीं कि बीज आया और टूट के गिर गया, नहीं, बीज के अंदर ही वो क्या हो जाते हैं, पौधे के रूप में जम जाते हैं, उसके बाद ये पानी में गिरते हैं ताकि ये क्या हो सके, ताकि ये जन्म ले सके। इनका क्या महत्व है, इनका महत्व एक कार्बनिक पदार्थ, रासायनिक तत्वों और इत्यादि महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त होते हैं। एक तो फिर बहुत सारे जलीय जीवों का आश्रय भी है, उसके अलावा कार्बन सिंक की भी मदद करते हैं, मतलब कार्बन को सिंक करने में भी हेल्प करते हैं ये। और देख सकते हैं तो बाढ़ वगैरह के, जैसे बाढ़ आ गया, ये तटीय प्रदेश जो है वहाँ के भूमि क्षरण से भी बचाते हैं। बाढ़ आता है तो बाढ़ के पानी को अंदर नहीं आने देते, तो ये सब हमारी क्या है, इसके देखो तूफान के टाइम पे बफर जोन के रूप में काम करते हैं, तो ये क्या है, इसके प्रॉफिट्स है। अच्छा, मतलब अगर अब अभी हम वैश्विक मैंग्रोव का कवर देखेंगे तो कितना है, 1,50,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। और विश्व भर में मैंग्रोव की सबसे बड़ी जो मतलब संख्या वो कहाँ होगी, एशिया में। गाइस अब सोचो, अगर क्वेश्चन आपको नहीं भी आता तो भी आप कैसे कर सकते थे। आपको पता है कि जो एशिया है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो अगर सबसे ज्यादा उसके पास जमीन है तो ऑफकोर्स जितनी बड़ी जमीन है उतना ज्यादा क्या होगा, मैंग्रोव होगा। दुनिया का 6.8% जो मैंग्रोव है कहाँ पे, दक्षिण एशिया में है। नेक्स्ट चलते, भारत के पास कितना है, तो भारत का जो योगदान है वो 45.8% है, ठीक है। और 2021 की एक रिपोर्ट आई थी, भारतीय राज्य वन स्थिति रिपोर्ट, इसके अनुसार क्या कहा गया है, इसके अनुसार कहा गया है कि हमारे पास 4,992 है, जो कि कुल भौगोलिक प्रदेश का कितना है, 0.15% है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कहे कि 10% से ऊपर है या 1% से ऊपर है, तो गाइज ये गलत होगा, क्योंकि 1% भी नहीं है, 0.15% मैंग्रोव्स है हमारे पास, ठीक है। सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ है, तो आपको पता है कि सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, वहां पे सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। जो सुंदरवन है वो क्या है, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल भी है। इसके अलावा यहाँ क्या, बंगाल टाइगर, गंगा डॉल्फिन, एस्चुरीज वगैरह भी मिलती हैं। भीतरकनिका मैंग्रोव्स भी है, जो कि कहाँ, उड़ीसा में है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भीतरकनिका मैंग्रोव्स कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है। सुंदरवन कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। तो जो भीतरकनिका वो सेकंड नंबर पे, सेकंड हाईएस्ट क्या है, मैंग्रोव उसके पास में है। कृष्णा गोदावरी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पे भी क्या पाया जाता है, जो कि तमिलनाडु वाले एरिया में है, यहाँ पे भी मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, जहाँ पूछा था कि गोदावरी और कृष्णा के बेसिन में मैंग्रोव्स पाए जाते हैं या नहीं। इसके अलावा हम ना कच्छल जो द्वीप था उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कच्छल द्वीप कहाँ है, हिंद महासागर में है, ठीक है, हिंद महासागर में है। और निकोबार द्वीप जो है उस समूह में, निकोबार द्वीप समूह में कौन सा द्वीप है, ये कच्छल द्वीप पाया गया है। 1992 से 2013-19 के बीच हमने क्या देखा है कि यहाँ पे जो ज्वारीय आर्द्रभूमियों की वास्तविक सीमा को दर्शाया गया, मतलब कम हो रही है वहां पे। अध्ययन में पाएगा कि 3 प्रकार की ज्वारीय आर्द्रभूमि मैंग्रोव की क्षति का अनुपात सबसे अधिक है। मतलब कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि अन्य 2 ज्वारीय आर्द्रभूमि में ज्वारीय मड फ्लैट और दलदल से बने थे। मतलब कि यहाँ 3 ज्वारीय क्या पाए जाते हैं, मैंग्रोव पाए जाते हैं, उसमें से 2 क्या हो रही है, ज्यादा हो गई, और 1 क्या हो रही है, कम हो रही है। तो बताया जा रहा है क्षति के बावजूद 2100 वर्ग किलोमीटर का लाभ हुआ है, मतलब 3700 वर्ग किलोमीटर की अनुमानित शुद्ध कमी आई है। अगर हम ये आंकड़ों को देखते हैं तो उसके अलावा भी कह रहा है इतनी तो आई है कमी, लेकिन इसके बावजूद भी इतने का हमें फायदा हुआ है। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। तो ये कोस्टल एरियाज में मैंग्रोव को बताया गया कि यहाँ पाई जाती है। क्षति का कारण क्या बताया जा रहा है, मेनली कि प्रकृति में कारण है। तो प्रकृति कारण में क्या बताया गया कि सुनामी इसका सबसे बड़ा कारण है। अन्य कारणों में बताया गया समुद्री स्तर में वृद्धि, मानव प्रेरित भी है, जैसे आर्द्र भूमियों को विकास के लिए काम नहीं किया जा रहा है, उसको खराब किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति क्या है कि मैंग्रोव कवर नष्ट होने के बावजूद दोबारा उत्पन्न होना बहुत कठिन होता है, इसलिए अन्य जगह पे इनकी संख्या में वृद्धि हुई। मतलब देखा गया कि कुछ एरिया में मैंग्रोव्स की वृद्धि हुई है, लेकिन
क्योंकि वो स्वतः उत्पन्न होकर आगे विकसित हुआ है। इस वजह से नहीं हुआ सही कि मानव उसके लिए काम कर रहा है ना, वो अपने आप ही बढ़े हैं। मतलब जो ये वृद्धि हुई है इसमें मानव का कोई भी क्या नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है। भारी धातु का प्रदूषण, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारी धातु का प्रदूषण। तो हाल ही में क्या हुआ है, एक संस्था है विज्ञान और पर्यावरण केंद्र ने जानकारी दी है कि जो हमारा भारत की नदियां हैं उसमें भारी धातु प्रदूषण बड़ी मात्रा में पाया गया है। और अगर PYQ आपने देखा होगा यूपीएससी का, तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए हमारे लिए पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी अपने ही सेक्शन में रहता है और अपने ही क्वेश्चन को रिपीट करता है। भारत में 4 नदी निगरानी स्टेशनों में से 3 में क्या पाया गया, सीसा, लोहा, निकल, कैडमियम, आर्सेनियम, क्रोमियम और तांबे जैसी भारी और जहरीली धातुओं का खतरनाक स्तर पे पाया गया है। तो देखो उस क्वेश्चन में भी क्या किया था, सिर्फ ये नाम ही डाले थे कि इनमें से कौन कौन से जो भारी धातु प्रदूषण है ये नदियों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो 2 था, क्या नाम है, एक प्लूटोनियम कुछ करके ऐसे था, जो कि नहीं था, रेडियो एक्टिव तत्व वो नहीं पाया जाता, उसके अलावा सारे पाए जाते हैं। तो आपको ये याद करना जरूरी है। भारी धातु प्रदूषण क्या होता है, तो भारी धातुओं को उन तत्वों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनकी परमाणु संख्या क्या होती है, 20 से अधिक होती है। हमें बहुत ज्यादा क्या नहीं करना है, साइंस के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें जितना लिखा हुआ उतना ही जानना है कि इसकी परमाणु संख्या 20 से ज्यादा होती है और परमाणु घनत्व 5 ग्राम सेंटीमीटर से 3 ग्राम सेंटीमीटर के बीच में होता है। इसके अंदर उदाहरण के रूप में देखा जाए तो आर्सेनियम हो गया, कैडमियम, क्रोमियम, तांबा, सीसा, मैग्नीज और पारा, निकल और यूरेनियम पाया जाता है। जब मैं क्वेश्चन फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रही थी, मतलब मैंने पेपर तो नहीं दिया था पर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही थी PYQ, तो मैंने क्या देखा था कि मुझे यूरेनियम लग रहा था, यार यूरेनियम कैसे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने ना इस टॉपिक के बारे में पढ़ा था ना कुछ पढ़ा था, तो मुझे लगता था कि ये यूरेनियम नहीं होगा और मैंने उस टाइम पे यूरेनियम को ही स्किप किया था और क्वेश्चन मेरा गलत गया था, जबकि मैं 50-50 पे आ गई थी। मैं यूरेनियम की वजह से मेरा क्वेश्चन गलत गया था। भारी धातु प्रदूषण का कारण क्या है, प्रदूषण का कारण क्या हो रहा है, अगर नदी में प्रदूषण बढ़ रहा है तो सबसे पहले कि हम जो रासायनिक खाद वगैरह का यूज कर रहे हैं, किसमें, कृषि में। तो आप देखते हो कि कृषि वाला एरिया कहीं ना कहीं तो जल से जुड़ा ही होता है ना, तो वहां पे हम जब कृषि में कोई खाद वगैरह डालते हैं उसके बाद हम उसको पानी सिंचाई देते हैं, तो क्या होता है कि उस टाइम पे जो वो खाद होता है वो धरती में अंदर मिट्टी के साथ मिल जाते हैं और जब बारिश आती है तो वही बारिश उस पर करके और उसके साथ जितनी भी खाद्य पदार्थ होती है उसके बहाकर कहीं ना कहीं किसी नदी में या किसी समुद्र वगैरह में लेके चली जाती है। अनुपचित जो अपशिष्ट पदार्थ है उनकी वजह से नदियां, मिट्टी, पर्यावरण पर भारी धातुओं का प्रदूषण बढ़ रहा है। कृषि या औद्योगिक संचालन हो गया, लैंड फिलिंग हो गया कि कचरे को क्या करते हैं एक जगह पे लैंड में फिल कर देते हैं, वो हो गया, खनन हो गया। इन सब चीजों के कारण क्या हो रहा है, भारी धातुओं की मात्रा बढ़ रही है। उद्योगों से अपशिष्ट जल का निर्वहन, भारी धातु के स्रोत क्या बताए गए हैं, तो ये 2 प्रकार से हो सकते हैं। भारी धातु पर्यावरण में प्रवेश कर सकती है, एक तो प्रकृति स्रोत है। प्रकृति स्रोत में क्या है, क्रस्ट, जो हमारा मेंटल क्रस्ट, ये क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, ये कोर हो गया। तो ये क्या है, जो ये क्रस्ट है इसमें भी बहुत सारे हमें धातु देखने को मिलते हैं, भारी धातु पाई जाती है, जैसे रॉक वगैरह से। चट्टानों पर भी भारी धातुएं पाई जाती है। इसका जब निछालन हो जाता है बहुत ज्यादा पानी और तेज हवाओं की वजह से, तो भी क्या होता है कि कुछ भारी धातुएं नदी वगैरह में मिल जाती हैं। इसके अलावा मानव जनित तो आप जानते हैं, इतनी सारी बता दिया, खनन हो गया, उद्योग हो गया, कृषि इत्यादि के कार्यों से भी हो जाता है। खनन से, गलाने से, औद्योगिक गतिविधियों से, अपशिष्ट जो औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं उनकी वजह से, उसके अलावा रासायनिक उर्वरक से या जीवाश्म ईंधनों के दहन से भी ये चीजें होती है। तो अभी हमने क्या किया, इतनी सारी प्रॉब्लम देख ली, तो क्या हमने कुछ सोल्यूशन के लिए इसके किया भी है काम या फिर नहीं सिर्फ प्रॉब्लम ही देख रहे हैं। तो इसके सोल्यूशन के लिए हमने काम किया है, हमने निगरानी स्टेशंस बनाए हैं, कुछ केंद्रीय जल आयोग की स्थापना भी की है 2018 से 2020 के बीच किए हैं। और वो क्या कर रही है, वो पानी के नमूनों की जांच करेगी, कहाँ पे कितनी ज्यादा क्या है, कहाँ पे कितना ज्यादा भारी प्रदूषक पाए जा रहे हैं, ताकि उस हिसाब से उसकी मॉनिटरिंग और उसकी रख रखाव कर सके। नदी गंगा के लिए ही क्या किया गया है, 33 निगरानी स्टेशन बनाए गए हैं। उसके अलावा ये भी 21 राज्यों में प्रदूषण की जांच के बाद पाया गया कि 58 जल गुणवत्ता स्टेशनों में से कुल क्वालिफॉर्म
बैक्टीरिया और जैव रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड, क्रमश 239। और यही मतलब ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये इंगित करता है कि उद्योग, कृषि और घरेलू अपशिष्ट जल उपचार की स्थिति अपर्याप्त है। मतलब ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं ये क्या दिखा रहे हैं कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन अभी हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि जैव संचय होता है। गाइस जैव संचय क्या होता है? जैव संचय में क्या होता है कि एक, जैसे आप मान लो कि मेंढक है, मेंढक को सांप खा रहा है, तो अगर इस मेंढक ने अगर इन भारी धातुओं से संबंधित कुछ चीजों को खा लिया है, तो मान लो कि इसके अंदर 2 चीज खाई है इसने भारी धातुओं से संबंधित, ठीक है, तो अब क्या सांप है जो भाई एक मेंढक को खा के उसका पेट तो भरने से नहीं रहा, ठीक है, मान लेते हो 4, 5 या 10, 12 मेंढकों को खा जाता है, तो उससे क्या होगा? ये 2 खाया था और उसने 10 खाए, तो मतलब 20 जो भारी धातु होगी वो कहाँ पे चली गई? इस सांप के अंदर चली गई। और इस सांप को जैसे ईगल या बाज वगैरह खाएगा तो उसके अंदर और ज्यादा चीजें समाहित हो जाएंगी। मतलब कि बढ़ने की मात्रा कहीं पे किसी पोषण स्तर में घुस जाने का, मतलब कोई प्रदूषक वगैरह किसी खाद्य पदार्थ में, खाद्य जाल में घुस के या फिर किसी जीव में घुसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जैव संचय कहा जाता है। जैव आवर्धन क्या होता है? जब इसकी मात्रा बढ़ने लग जाती है तो उसको हम जैव आवर्धन कहते हैं। और इस तरीके से क्या हो जाता है? ये मोस्टली कहाँ? शीर्ष पर रहने वाले जानवरों को अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि जो जानवर जितना बड़ा होगा उतनी चीजों को खाएगा। कुछ भारी धातुएं जैसे जैविक गतिविधियां और वृद्धि पर भी प्रभाव डालती हैं, जैसे कैंसर, त्वचा रोग, तंत्रिका तंत्र को भी क्या करती है? तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करती है। यहाँ तक कि डीएनए को भी नुकसान पहुंचाती है। बहुत अधिक मात्रा में जमा हो जाने से जहर के रूप में काम करती है, जो हमारी विकासात्मक मंदता, गुर्दे को क्षति पहुंचाती है। मतलब कुल मिला के कहते हैं हमारी हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट करती है इसकी वजह से। नमामि गंगे मिशन चल रहा है, किसके तहत चल रहा है? ये गंगा मिशन को साफ करने के लिए ये मिशन लेके आया गया था। कब? जून 2014 में। और केंद्र सरकार द्वारा है, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो क्या करेगा? गंगा के प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और उसके संरक्षण के लिए, उसके कायाकल्प के लिए ये काम कर रहा है। और ये किसके तहत है? जल मंत्रालय, जो जल शक्ति मंत्रालय है उसके तहत बनाया गया है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा जल और इसके राज्य समकक्ष संगठन यानी कि राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। जो राष्ट्रीय गंगा जो हमारे मिशन है, इसकी जो परिषद, मतलब इसका जो कार्यात्मक विंग है वो कौन सा है? तो उसके लिए हमने 2016 में एक राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण स्थापित किया था और इसके जो हेड होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। इसके साथ कुछ काम किए जा रहे हैं, जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट का काम हो गया, या फिर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट हो गया, नदी सतह की सफाई होगी, जैव विविधता हो गया, वनीकरण, जन जागरण, औद्योगिक प्रवाह और निगरानी, या फिर गंगा ग्राम बनाना हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब था कि हम गंगा नमामि गंगे के तहत क्या क्या काम कर रहे हैं। आई होप गाइज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा हम आपसे कल मिलेंगे। ओके गाइज, बाय।